टेलीग्राम ले लो, व्हाट्सएप, बोथ ऑफ द एग्जांपल्स दे क्लेम दैट इट इज एंड टू एंड एनक्रिप्टेड. सो व्हाट इज योर व्यू ऑन दैट कि ये सही में एनक्रिप्टेड है और एक्चुअली ये सेफ है टू यूज? एक व्यक्ति ने मुझे एक व्हाट्सएप का एक चित्र भेजा और उनका कहना है कि उन्होंने जो मुझे चित्र भेजा वो इमेज या चित्र मेरे पास आया ही नहीं. उन्हीं के नंबर से मेरे पर्टिकुलर डिवाइस पे ऐसा एक चित्र आया जो एक गोला बारूद और बंदूक है. तो जो उन्होंने मुझे भेजा है, उन्होंने कुछ मुझे कोई फूल भेजे, समथिंग लाइक दैट, और मेरे पास जो आया हुआ है इज एंटायरली डिफरेंट. अब जब आपने क्यूआर कोड से पेमेंट किया, मान लो कि आपने 500 रुपए का एक मेडिकल कुछ मेडिसिन खरीदा, अगर उस व्यक्ति को जो क्यूआर कोड है ऑफ दैट मेडिकल शॉप, अगर उस व्यक्ति को किसी कारण अगर उसका अकाउंट फ्रीज किया जाता है तो उस अकाउंट में आपके अकाउंट से भी पैसे गए थे, हाँ राइट, तो आपका अकाउंट भी फ्रीज होगा. तो जो जीमेल है क्या हम उसको भी सेफ मान सकते हैं? बिकॉज आज की डेट में जीमेल इज लिंक टू माय बैंक अकाउंट, लिंक टू माय इवन ऑफिस अल्टरनेट अकाउंट. जय जगन्नाथ दोस्तों, welcome to another episode of Beyond the Framework Show. Here we cover untold stories and journeys which are led by exploration, innovation and this time with caution. आज का शो जो है वो हर एज ग्रुप के लिए है, चाहे वो बच्चे हो जो कि ऑनलाइन गेम खेलते हो, लेडीज हो जो कि बैंकिंग एंड शॉपिंग करते हो, या हमारे डियरली एल्डर्स हो जो कि नॉर्मल एक व्हाट्सएप मैसेज चेक करते हो. आज के जो हमारे गेस्ट है वो एक ऐसे शख्सियत है जिन्हें साइबर दुनिया का शर्लक होम्स कहा जाता है. प्लीज जॉइन मी टू वेलकम डॉक्टर हैरोल्ड डिकोस्टा. जय जगन्नाथ, and it's an honor to talk to you, Dr. Harold D'Costa. And first thing is which I want to discuss today is are we secured and how much secured we are? Okay, first and foremost, thank you very much for inviting me for this podcast. When we talk about cyberspace, let's first try to understand कि cyberspace जब हम इंटरनेट के बारे में बात करते हैं तो ये ओपन नेटवर्क होता है, जिसको हम सरल शब्द में कहते हैं एज अ पब्लिक नेटवर्क ऑल्सो. Okay. इंटरनेट का कोई मालिक नहीं है. सो इंटरनेट इज not mandated, not governed by anybody. Okay. It's a public network. और इस पब्लिक नेटवर्क में हम इतने सारे जो ट्रांजैक्शंस करते हैं, कम्युनिकेशंस करते हैं, which are confidential, sensitive, private. तो जब हम साइबर स्पेस के बारे में बात करते हैं तो साइबर स्पेस एक ऐसा जाल है, एक माया जाल है, जहाँ पे इसका कोई अंदाता नहीं है. Okay. और ऐसे परिस्थिति में जो लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, उन्हीं को इंटरनेट को कैसे सुरक्षित करना है ये उनको सोचना है. ये रही पहली बात. नंबर 2, जब हम इंटरनेट के बारे में बात करते हैं तो इंटरनेट के करीब 13 रूट सर्वर्स है. तो ये 13 रूट सर्वर्स, जिसको हम सरल शब्द में कहते हैं ऑल्सो एज अ डीएनएस सर्वर. अब ये डीएनएस सर्वर जो 13 बात कर रहे हैं पूरे जग में है, इसमें करीब 10 यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है, 11वां नेदरलैंड में है, 12वां आपका स्वीडन में है और 13वां जापान में है. हमारी देश की जो आबादी है, जो इंटरनेट यूजर्स है, वो करीब 100 करोड़ से आगे है. और इस 100 करोड़ से अधिक जो मात्रा में लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं हमारे देश में अब तक रूट सर्वर नहीं है. Okay. और ऐसे परिस्थिति में आई थिंक आप सोच सकते हैं कि हम साइबर स्पेस में सुरक्षित है या नहीं है. ग्रेट इनसाइट. आज की डेट पे वी आर एवरी सेकेंड वी वांटेड टू बी ऑनलाइन, तो इधर व्हाट्सएप और सोशल मीडिया इज द मेन मीडिया ऑफ कम्युनिकेशन टू एवरीवन. मीन्स हम वन टू वन बात करना बाद में पसंद करते हैं, बट वी वांट टू कनेक्ट एंड इंक्रीज आवर नेटवर्क. सो इज व्हाट्स जो ये बोला जाता है कि एंड टू एंड एनक्रिप्शन है जो भी हम कम्युनिकेट करते रहे हैं, लाइक टेलीग्राम ले लो, व्हाट्सएप, बोथ ऑफ द एग्जांपल्स दे क्लेम दैट इट इज एंड टू एंड एनक्रिप्टेड. सो व्हाट इज योर व्यू ऑन दैट कि ये सही में एनक्रिप्टेड है और एक्चुअली ये सेफ है टू यूज? ठीक है, सबसे पहली बात है कि जो सोशल मीडिया का जो निर्माण हुआ, इन्वेंशन हुआ, ये हमारे देश में नहीं हुआ. राइट. ये सभी जो
सोशल मीडिया की जो टेक्नोलॉजी है, ये विदेश में इसकी इन्वेंशन हुई, खास करके अमेरिका में। अमेरिकन लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल बहुत ही कम करते हैं, जबकि हम भारतीय इसका सबसे ज्यादा उपयोग करते हैं। हम्म, आप फेसबुक देखिए, इंस्टाग्राम देखिए, आप व्हाट्सएप देखिए, टेलीग्राम देखिए और ऐसे अनगिनत ऐसे अलग-अलग सोशल मीडिया ऐप्स या नेटवर्किंग ऐप्स हैं। रही बात हम व्हाट्सएप के बारे में, हमारे देश में करीब 55 करोड़ लोग हैं जो आज व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं और हमारे देश में करीब 99% 0.999% लोगों को ये नहीं पता है कि वो सोशल मीडिया का कैसे इस्तेमाल करें। उदाहरण के तौर पे हम कहते हैं कि व्हाट्सएप इज एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड। अब देखिए, जब हम एंड टू एंड एन्क्रिप्शन के बारे में बात करते हैं तो इसका मतलब है कि आप मुझे जो चैट करोगे या टेक्स्ट करोगे, मुझे वही चैट या वही टेक्स्ट मेरे डिवाइस पे आना चाहिए। राइट। आप मुझे कोई इमेज भेजोगे व्हाट्सएप पे तो वही इमेज मेरे डिवाइस पे भी आना चाहिए। हम्म, सो टेक्निकली व्हाट्सएप कहता है कि जो भेजा जाता है फ्रॉम द सेंडर, वही थिंग विल बी रिसीव्ड बाय द रिसीवर। रिसीवर। मेरे पास एक उदाहरण है और मैं उदाहरण ये दिखाना चाहता हूं मैं कि मुझे ऐसे कुछ एक थोड़ी देर पहले मुझे एक व्यक्ति ने मुझे एक व्हाट्सएप का एक चित्र भेजा और उनका कहना है कि उन्होंने जो मुझे चित्र भेजा वो इमेज या चित्र मेरे पास आया ही नहीं। उन्हीं के नंबर से मेरे पर्टिकुलर डिवाइस पे ऐसा एक चित्र आया जो एक गोला बारूद और बंदूक है। ओह। तो जो उन्होंने मुझे भेजा है वो कुछ अलग है। उन्होंने कुछ मुझे कोई फूल भेजे, फूल बगीचा, समथिंग लाइक दैट, और मेरे पास जो आया हुआ है इज एंटायरली डिफरेंट। तो अभी आप इसको क्या कहोगे? अगर आप इसको एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड कहोगे तो ये गलत बात है। डेफिनेटली नहीं कहेंगे। इसमें दो चीज होती है। एक चीज होती है कि आप व्हाट्सएप से पूछोगे तो व्हाट्सएप कहेगा कि हमारे सर्वर से तो यही गया हुआ है, लेकिन अगर ये उनके सर्वर से यही गया हुआ है तो ये पर्टिकुलर चित्र मेरे डिवाइस पे चेंज कैसे हुआ है? मे बी मैन इन द मिडिल अटैक हुआ है क्या? ये व्हाट्सएप की खामियां है, क्योंकि जब कोई भी पर्टिकुलर इमेज या कोई भी चैट जब व्हाट्सएप के सर्वर से जब उसको भेजा जाता है तो रेसिपिएंट के डिवाइस पे इट शुड कम ओनली इन द रीड मोड। अगर उस पर्टिकुलर इमेज या अगर वो चैट में कुछ चेंजेस किए जाते हैं तो ये व्हाट्सएप की खामियां हैं। और हमारे देश में 55 करोड़ लोग से ज्यादा आज व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं और उन्हें ये पता नहीं है। हम अपने ग्रंथों से ज्यादा विश्वास करते हैं व्हाट्सएप पे, क्योंकि व्हाट्सएप कहता है कि एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड। अब उसको आप लीगल के ढांचे में देखिएगा। हमारे देश में जो जुलाई 1, 2024 से एक नया कानून लागू हुआ और एक उसमें से एक मैं आपको बताना चाहता हूं, वो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम। भारतीय साक्ष्य अधिनियम में सेक्शन 2 में डिजिटल एविडेंस के बारे में बहुत कुछ चर्चा की गई है और उस सेक्शन 2 ऑफ द भारतीय साक्ष्य अधिनियम में ऐसा कहा गया है कि अगर कोई भी चैट हो, जैसे कि सोशल मीडिया की कोई चैट हो या कोई चित्र हो, और वो अगर कोई भी डिवाइस पे आती है, जैसे कि मेरे मोबाइल पे ये कुछ इमेज आ गया, ओके, तो ये पर्टिकुलर इमेज या ये पर्टिकुलर चैट को हम कहेंगे एज अ प्राइमरी डॉक्यूमेंट। ओह, इसको प्राइमरी डॉक्यूमेंट का दर्जा है और प्राइमरी डॉक्यूमेंट का मतलब है ये ओरिजिनल है। तो इसका मतलब है कि मेरे डिवाइस पे जो भी कुछ आया हुआ है, तो जब मैं इसको कोर्ट में देता हूं तो कोर्ट अंडर सेक्शन 2 ऑफ द भारतीय साक्ष्य अधिनियम इस पर्टिकुलर इमेज या चैट को बोलेगा कि दिस अ प्राइमरी डॉक्यूमेंट। तो मुझे कोई ऑक्यूलर विटनेस की जरूरत नहीं है, ना मुझे कोई अदर विटनेस की जरूरी है। मैं सिर्फ इसी के आधार पे मैं कोर्ट में ये डॉक्यूमेंट को एडमिसिबल कर सकता हूं मैं। और अगर कोर्ट इसको मान्यता देती है, क्योंकि व्हाट्सएप कहता है एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड, क्योंकि मेरे डिवाइस पे वही आएगा जो सेंडर ने मुझे भेजा है। और ऐसे परिस्थिति में हो सकता है कि जो व्यक्ति है वो विक्टिमाइज हो सकता है। तो हमारे जो रूल बुक में लिखा है भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कि यह प्राइमरी डॉक्यूमेंट का जो दर्जा है, आई थिंक टू एन एक्सटेंट
जब तक ये पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट की छानबीन नहीं की जाती है, जब तक इसकी फॉरेंसिक एग्जामिनेशन नहीं की जाती है, तब तक आप कोई भी पर्टिकुलर चैट हो, कोई भी पर्टिकुलर इमेज हो जो सोशल मीडिया के माध्यम से ट्रांसमिट होता है, उसको आप सत्य नहीं समझ सकते। सो इट हैज टू बी फॉरेंसिकली एग्जामिन्ड। अभी आप बात करते हैं रिलेटेड टू सोशल मीडिया, आप फेसबुक के बारे में बात करते हैं, आप हाँ। इंस्टाग्राम के बारे में बात करते हैं। लोग अपने पर्टिकुलर प्रोफाइल को प्राइवेसी Private. प्रोटेक्शन भी देते हैं, ये सिर्फ नाम के लिए। Okay. There's nothing which is private on the social media space. Everything is like a open book. Okay. जब हम साइबर स्पेस के बारे में बात करते हैं तो 3 प्रकार के होते हैं। एक तो सरफेस वेब, डीप वेब और तीसरा डार्क वेब। Yes. ये जो सोशल मीडिया पे जो कुछ हम अपनी इंफॉर्मेशन जब हम ट्रांसमिट करते हैं या डालते हैं, तो ये पर्टिकुलर चैट या ये इंफॉर्मेशन को हम सरफेस वेब कहते हैं। Okay. तो अगर हम अपने प्रोफाइल को हमने प्राइवेसी Right. भी लगाई है हमने, बट फिर भी वी कैटेगराइज एज अ सरफेस वेब। Okay. और हमारे देश में लोग राइट फ्रॉम अपना नाम, अपना पता, अपनी उम्र, कहाँ से पढ़ाई की, कहाँ पे काम करते हैं, सब आज क्या खाया है, कल क्या खाएंगे, हाँ, ये right. सब कुछ वो सोशल मीडिया पे डालते हैं। तो साइबर स्पेस is not a safe space to be there. Everything is open in the public domain. So to add, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल हम आपका व्हाट्सएप एग्जाम्पल ही लेते हैं, सो इन दैट केस विक्टिम, एज ए विक्टिम और एज ए पर्सन, मैं क्या अपने साइड में रेड फ्लैग या अपने साइड में सिक्योरिटी मस्ट हैव चेक्स लगाऊं सो दैट आई वुड नॉट बी अफेक्टेड इन सच सिनेरियोस? सबसे पहले मैं ये बोलना चाहता हूँ कि कोर्ट ने इसको एज अ गॉस्पेल ट्रुथ नहीं मानना चाहिए। Okay. इसको नहीं मानना चाहिए Hmm. जब तक इसकी फॉरेंसिक एग्जामिनेशन नहीं की जाती है। दैट्स वन। नंबर 2, अगर किसी व्यक्ति को जानना ही है कि ये जो चित्र मेरे पास जो आया व्हाट्सएप पे, जो एंटायरली डिफरेंट था, Different. जो मुझे भेजा था और जो मेरे पास आया वो एंटायरली डिफरेंट था, तो ऐसी परिस्थिति में देयर इज अ वे कि आप एक असली और एक नकली चित्र का आप फर्क देख सकते हो। और वो Okay. कैसे है? ये जो इमेज आया हुआ मेरे पास, Mhm. ये इमेज जो आया है मेरे डिवाइस पे, ये वो इमेज नहीं जो मुझे भेजा गया है। Right. तो इसकी ऑथेंटिसिटी जानने के लिए हमें ये पर्टिकुलर डिवाइस हमें वाया व्हाट्सएप वेब कनेक्ट करना पड़ेगा। अच्छा. जब हम इसको व्हाट्सएप वेब के द्वारा कनेक्ट करेंगे अपने लैपटॉप या अपने डेस्कटॉप में, ऐसे परिस्थिति में जब हम ये इमेज को हम अपने जो लैपटॉप या डेस्कटॉप के स्क्रीन पे देखेंगे, तो ये चित्र नहीं आएगा, अच्छा. ओरिजिनल चित्र आएगा। ओरिजिनल है वो आएगा और ये नहीं आएगा। अब देखिए कितनी विडंबना है। हमारे रूल बुक में कहते हैं, जैसे कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कहते हैं कि आपका प्राइमरी डिवाइस तो ये है। हाँ. Right. जब हम ये डिवाइस को जब हम व्हाट्सएप वेब के माध्यम से जब हम सुपर इम्पोज करते हैं डेस्कटॉप या लैपटॉप पे, तो वो बन जाता है सेकेंडरी। हाँ. Right. लेकिन अगर आपको व्हाट्सएप की कोई चैट या अगर आपको कोई इमेज जानना है कि ये असली या नकली है, तो वो आपको सेकेंडरी डिवाइस बताएगा, आपको आपका प्राइमरी डिवाइस नहीं बताएगा। So we really need to understand कि रूल बुक्स कितना हमारे लिए यूजफुल है या इट्स चैलेंज फॉर अस? इट्स अ बिग चैलेंज। इसके लिए आजकल के टाइम पे जब हम डिजिटल टेक्नोलॉजी के बारे में बात करते हैं, तो प्रैक्टिकलिटी इज मोर इम्पोर्टेंट देन सेटिंग अप द रूल्स एंड रेगुलेशंस इन द रूल बुक। क्योंकि जब कोर्ट में आप देखें, कोर्ट में आप बताओगे कि ये लैपटॉप में, ये जो डेस्कटॉप में, ये तो मेरा ओरिजिनल दिख रहा है, ये नहीं दिख रहा है। लेकिन अगर आप इसको कोर्ट के दायरे से देखोगे तो वो डिवाइस बन जाता है आपका सेकेंडरी, और ये आपका प्राइमरी है। तो सेकेंडरी डॉक्यूमेंट को उतनी मान्यता नहीं दी जाती है जितनी आपके प्राइमरी हो। प्राइमरी को मान्यता। और ऐसे परिस्थिति में अभी हमको कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। हमको ये भी बोलना पड़ेगा कि सेकेंडरी डॉक्यूमेंट आल्सो कैन बी टेकन, secondary also can be taken under these circumstances where it is admissible in the court of law and where it also will be appreciated by the court as a primary document even though it is shown on the secondary device. अब ये नॉलेज हमारे देश में तो है ही नहीं।
इवन व्हाट्सएप वेब मुझे नहीं लगता बहुत लोग यूज करते हैं, वेरी फ्यू पीपल यूज। देखिए व्हाट्सएप least- लाइक बहुत कम लोग यूज करते हैं, बट बहुत सारे लोग ये नहीं जानते हैं कि जब वो अपना व्हाट्सएप वेब यूज करते हैं तो लॉग आउट करते ही नहीं, हाँ, दैट इज वन मोर करते ही नहीं। मेरे लिंक्डइन। पास एक बहुत बड़े जो एक पब्लिशर आए थे, उनका फोन आया था रात को मुझे, और वो नागपुर से मुझे रात को फोन आया था, बहुत बड़ी पब्लिशिंग हाउस के वो जो मैनेजिंग डायरेक्टर है। ओके करीब रात को 10:30 बजे मुझे फोन किया और मुझे बताया कि मेरे ही व्हाट्सएप ग्रुप में मेरे ही नंबर से कुछ ऐसे कम्युनिकेशन जा रहा है जहां पे कुछ लेडीज ने कुछ आपत्तिजनक स्टेटमेंट डाला है कि आप क्या पोस्ट कर रहे हो। ओके बोले मैं तो पोस्ट कर ही नहीं रहा हूँ, डिवाइस तो मेरे हाथ में है, मैं पोस्ट नहीं कर रहा हूँ, क्या बात कर रहे हो आप देखो जरा जाके ग्रुप में जरा जाके देखो कि क्या पोस्ट कर रहे हो आप। तो जब वो ग्रुप में गए तो वो हैरान हो गए कि उन्हीं के नंबर से उस पर्टिकुलर ग्रुप में ऐसे कुछ चैट आ रहे थे जो सही नहीं थे उस ग्रुप में। और बाद में जो उस ग्रुप में कुछ महिलाएं थी, उन्होंने कहा कि व्हाट इज यू आर पोस्टिंग, दिस इज रॉन्ग। तो रात को करीब 10:30 बजे मुझे उन्होंने फोन किया। ओके उनसे बात करने के बाद कुछ मैंने उनसे सवाल पूछे। मैंने पूछा कि आप व्हाट्सएप ऐप का इस्तेमाल करते हो क्या? बोले मैं करता हूँ। मैं क्योंकि लास्ट आपने कहाँ यूज किया था? बोले कि लास्ट एक पर्टिकुलर में एक जगह पे गया था मैं, तो वहां पे मैंने जाके अपना डिवाइस को कनेक्ट किया था। बोले कि आप कल वापस जाइएगा उधर। बोले कि क्यों? बोले कि आपका व्हाट्सएप ऐप शायद वहीं से कॉम्प्रोमाइज हुआ है, और उस जगह पे जब गए तो उस पर्टिकुलर लैपटॉप पे उनका जो व्हाट्सएप ऐप वाज स्टिल कनेक्टेड। ओके वो एक्चुअली वो व्हाट्सएप ऐप को डिस्कनेक्ट कर सकते थे अपने डिवाइस से ही कर सकते थे, लेकिन मैंने जानबूझ के मैंने कहा कि आप उस जगह पे जाओ। और जब वो गए तो उन्होंने देखा कि उनका व्हाट्सएप वेब अकाउंट वहां पे एक्टिव था, और वहां पे एक लड़के ने ऐसे ही शरारत से यूज दैट पर्टिकुलर अकाउंट टू पोस्ट सम मैसेजेस इन द ग्रुप। हमारे यहाँ पे लोग व्हाट्सएप वेब कनेक्ट करते हैं, लॉग आउट नहीं करते हैं, और बाद में अगर उसमें कुछ क्राइम ऑर्केस्ट्रेट होता है तो जिम्मेदारी किसकी है? जिम्मेदारी उस व्यक्ति की है जिस पर्टिकुलर व्यक्ति के नाम पे वो अकाउंट इज रजिस्टर्ड। तो यू हैव टू लॉग आउट फ्रॉम योर व्हाट्सएप वेब। पीपल डोंट लॉग आउट फ्रॉम देयर सोशल मीडिया अकाउंट। राइट फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, दे डोंट लॉग आउट। और ऐसे परिस्थिति में भी कोई भी व्यक्ति उसका गैर उपयोग करके जो उसका भुगतान देना पड़ेगा उस व्यक्ति को देना पड़ेगा जिस व्यक्ति के नाम पे वो अकाउंट इज बीइंग रजिस्टर्ड। बहुत ही कॉम्प्लेक्स एग्जांपल था, बट हाँ इट्स एन सो कोई भी टूल हम यूज करते हैं, आइडियली वी शुड एक्सपेरिमेंट कि उसका क्या यूसेज है, कहाँ लूप होल्स है, जो कि हम जनरली नहीं करते। Now next question which I want to discuss is Gmail. So before podcast starting, I think we have discussed on that part also. तो जो Gmail है, क्या हम उसको भी सेफ मान सकते हैं या उसमें भी हम बिकॉज आज की डेट में Gmail इज लिंक टू माई बैंक अकाउंट, लिंक टू माई इवन ऑफिस ऑल्टरनेट अकाउंट, कि अगर ऑफिशियल अकाउंट में कुछ आ नहीं पाया तो Gmail पे ही आएगा। इवन लॉगिन जो होता है हमारे सिस्टम का वो थ्रू RSA कोड होता है, एंड दैट कोड आल्सो गोज टू दैट ऑल्टरनेट अकाउंट इफ यू आर ट्रैवलिंग और यू आर नॉट एबल टू लॉग इन। सो हाउ सेफ इट इज टू यूज Gmail आल्सो? देखिए कोई भी ईमेल सर्विस प्रोवाइडर आपको गारंटी नहीं देता है कि इट इज सिक्योर्ड। खास करके जब आप बात कर रहे हो Gmail के बारे में, तो लेट मी टेल यू। सॉरी, आई कैन ऐड वन थिंग। उसमें एक फीचर होता है मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन का, जिसमें लॉगिन में पासवर्ड तो डालते हो प्लस आप साथ में वो भी करते हो, ऑथेंटिकेट करते हो कि दे विल सेंड वन मैसेज इन योर यूट्यूब और समथिंग, और SMS ऑल्सो, जिसमें आप वो नंबर्स डालोगे तभी आप लॉगिन कर पाओगे। देन ऑल्सो इट इज नॉट आता हूं मैं आपको इसका केस स्टडी भी बताता हूं मैं। ठीक है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहता हूं मैं कि कोई भी ईमेल सर्वर हो, मेल सर्वर हो, ये सिक्योर नहीं होता है 100%। ओके। इसको सिक्योर करने के लिए बेटर साइबर हाइजीन प्रैक्टिसेस फॉलो करने रहते हैं उस व्यक्ति को जिस व्यक्ति ने वो मेल सर्विस को सब्सक्राइब किया हो। ओके। आपने मुझसे प्रश्न पूछा Gmail के बारे में। हमारे में से कितने लोगों ने Gmail के टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़े होंगे? वो तो आई एग्री। हम सिर्फ देखते हैं टैब आई एग्री या आई एक्सेप्ट। यस। तो जब हम कोई पर्टिकुलर ईमेल को हम किसी ईमेल सर्वर पर रजिस्टर होते हैं तो 3 चीज देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहले हमें देखना रहता है कि वो मेल सर्वर का लोकेशन कहाँ पे है।
अपने देश भारत में है या विदेश में है। नंबर 2, जुरिस्डिक्शन। ओके इसका मतलब है कि अगर कल मेरा कोई अकाउंट हैक होता है तो द जुरिस्डिक्शन वो किधर है, भारत है या भारत के बाहर है। ओके ओरिजिनल कंट्री या भारत में। ओके नंबर 3, क्या वो मेल सर्वर सही में सुरक्षित है। ये कैसे चेक करें? ये हम चेक नहीं कर सकते बिकॉज हमारे पास जब हम कोई मेल सर्वर पे रजिस्टर होते हैं, खास करके जो फ्री होते हैं, हाँ तो वो कहते हैं कि हमारे पास रीजनेबल सिक्योरिटी है, हाँ राइट दैट इज हैव अ रीजनेबल सिक्योरिटी, और कायदे में भी लिखा हुआ है। अगर आप सेक्शन 43A ऑफ द आईटी एक्ट 2000 में जाते हो तो वहां पे भी लिखा हुआ है कि इंटरमीडियरी शुड हैव अ रीजनेबल सिक्योरिटी इन प्लेस। अब ये रीजनेबल सिक्योरिटी इन प्लेस को क्लियरली डिफाइन नहीं किया हुआ है। सो व्हाट इज रीजनेबल सिक्योरिटी फॉर मी, द सेम मे नॉट बी एप्लीकेबल टू यू, व्हाट इज एप्लीकेबल टू यू मे नॉट बी एप्लीकेबल टू मी। ओके ऐसे परिस्थिति में जब तक आप ये 3 कंडीशन से आप संतुष्ट नहीं होते हो तब तक यू शुड नॉट हैव अ ईमेल अकाउंट। एंड लेट मी टेल यू, ये तीनों कंडीशंस कहीं सेटिस्फाई होने वाली ही नहीं है। इसका मतलब है कि कोई व्यक्ति को ईमेल इस्तेमाल करना ही नहीं चाहिए। लेकिन आजकल के टाइम पे अगर हमारे पास कोई ईमेल आईडी नहीं है तो सामने वाला व्यक्ति कहेगा कि ये 21वीं सदी का कोई अनाड़ी आदमी है, so we require an email ID। खास करके जब आप जीमेल के बारे में बात करते हो तो हमारे देश में करीब करीब 92% लोग आज जीमेल का मेल सर्वर है, जीमेल आईडी है उनके पास। अब ये जो सर्वर होता है जीमेल का, मोस्टली इट इज देयर इन अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। मैं फिक्शन के माध्यम से नहीं बोलना चाहता हूं, मैं एक रियलिटी के माध्यम से बोलना चाहता हूं। मैं कल अगर हमारा जो अकाउंट एक्सेस एक ऐसे देश में है जो उसकी कस्टडी हमारे पास नहीं है, उस सर्वर की कस्टडी हमारे पास नहीं है, और ऐसे परिस्थिति में उस देश ने अगर कोई निर्देश दिया कि भारत में जो भी भारत में कोई भी जो ईमेल अकाउंट के जो होल्डर्स है, मैं जीमेल उदाहरण ले रहा हूं मैं, हाँ कि जो भी भारतीय है जिनका अकाउंट हमारे मेल सर्वर पे रजिस्टर्ड है, आप इनके अकाउंट को ब्लॉक करो। I would say we lost everything। तो पूरी हमारी पूरी तो जन्म कुंडली तो आज ईमेल मेल सर्वर पे है। हमारे बैंक के ओटीपी आते हैं। अभी आपने कहा कि अगर हमें और कोई ईमेल आईडी रजिस्टर करें तो अल्टरनेट ईमेल आईडी भी जीमेल का ही होता है। हाँ राइट। आपका जो एंड्रॉइड डिवाइस है जिसपे आपको जीमेल का आईडी चाहिए, नहीं तो वो स्मार्टफोन नहीं कहा जाएगा। इवन iCloud needs one email ID और जनरली जीमेल होती है। लेकिन इसका सर्वर कहाँ पे है, इसकी जुरिस्डिक्शन कहाँ पे है, ये सिक्योर्ड है कि नहीं हमने देखा नहीं है। हम सिर्फ ईमेल आईडी के नाम पे हम देखते हैं कि हमारे पास एक मेल आईडी होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास अगर मेल आईडी नहीं है तो हम कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे आज की परिस्थिति में फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड। मैं कहता हूं कि जो इफ आई एम थिंकिंग ऐसा होना नहीं चाहिए, जो बट परिस्थिति जो देख रहा हूं मैं पूरे जग में जो हो रही है कि अगर ईमेल का एक्सेस अगर बंद हुआ एंड इफ दैट सर्वर इज रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया, सो इट मे लीड टू अ सिविल वॉर। लोग रास्ते पे आएंगे क्योंकि पूरी इंफॉर्मेशन उस व्यक्ति की जन्म कुंडली आज उस ईमेल के माध्यम से लिंक्ड है, और वो ईमेल का जो रिलेशन है इज देयर विद अ स्मार्टफोन, जहां पे उसकी और भी कुछ पर्सनल इंफॉर्मेशन या कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है। और ऐसे परिस्थिति में अगर इफ दैट एक्सेस इज नॉट गिवन और इट इज स्टॉप्ड, इट कैन लीड टू अ कोलोसल लॉस। क्विकली स्टेप्स हमें क्या करना पड़ेगा? हमको हमारा खुद का मेल सर्वर लाना पड़ेगा। हमारे पास है, हमारे पास अपने खुद के मेल सर्वर है। मैं किसी मेल से प्रमोट नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन उदाहरण भी देना चाहता हूँ क्योंकि पीपल विल आस्क कि हमारे देश में ऐसा कोई है क्या। तो उदाहरण देना चाहते हैं। ये लोगों का व्यक्तिगत ये है कि वेदर दे वांट टू यूज दैट मेल सर्वर और नॉट। आप देखिए रेडिफ मेल, द सर्वर इज इन इंडिया, jurisdiction is India. I don't know how much it is secure. Okay. Because that's another question. Because I said what security you talk about is good may not be good to me, and what is good to me may not be good to you. So there's always a question mark in that. But पहले तो issue तो solve हो जाते हैं. हाँ, right. The server is in India and the jurisdiction is India. ऐसे परिस्थिति में जब कोई भी लोग कोई भी व्यक्ति अपना जब ईमेल अकाउंट रजिस्टर करता है, so he should have the mail server in India, the jurisdiction should be in India. आप ये भी करोगे तो एटलीस्ट आपका पर्टिकुलर एक्सेस ऑफ योर अकाउंट shall not be stopped. And if it is stopped, it can be revoked back.
because you have the jurisdiction through which you can get it back. राइट. तो ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है. आज हमारे देश में आई थिंक 1 या 2% लोग होंगे जिनका मेल सर्वर भारत में हो और जुरिस्डिक्शन भी भारत में, और बाकी जो 98% जो है, जो उसमें 92% तो सिर्फ जीमेल के हैं. बाकी के भी जो हमारे जो मेल सर्वर है जो विदेश में इसका सर्वर लोकेटेड है, तो देयर इज नो पर्टिकुलर ऑप्शन. ऑप्शन का मतलब है कि लोग उसी को यूज करते हैं because you use other type of applications using Gmails, Yes. which is not available on Rediff. Ready. So we are handicapped. मैंने कुछ 2 या 2.5 साल पहले एक किस्सा मेरे साथ हुआ था, जहाँ पे मैं एक बैंक में गया था. मैं नेशनलाइज बैंक थी, और उस बैंक में आई सॉ एक महिला जो लाइन पे रुकी थी, और उनको बुलाया गया था कि उनकी केवाईसी नहीं की गई थी बैंक अकाउंट की. Okay. तो जब वो महिला बात कर रही थी with a lady over there from the bank, तो she said that कि आपका केवाईसी करने के लिए आपका ईमेल आईडी चाहिए. वो महिला रही गांव की, Oh. जिनको ईमेल पता ही नहीं था क्या है करके. तो जब तक आप आपका ईमेल आईडी नहीं दोगे तब तक आपकी केवाईसी कंप्लीट नहीं की जाएगी. हाँ. तो उन्होंने अपनी भांजी को फोन किया. She was maybe a senior citizen. अपने भांजी को फोन, भाई ये ईमेल आईडी होता क्या है? तो भांजी ने कुछ बता दिया, भांजी ने कुछ ईमेल आईडी दे दिया. फिर बाद में उन्होंने वो फोन उन्होंने उस महिला को दिया फ्रॉम दैट बैंक कि आप ही सुन लो, ये ईमेल मुझे पता नहीं क्या है करके. तो उस भांजी ने अपना ईमेल आईडी दिया. उसके बाद वो अकाउंट की केवाईसी की कंप्लीशन हो गई. Okay. तो मैं सुन रहा था, मैं आई वेंट टू दैट लेडी एंड आई सेड दैट कि इन व्हिच नॉर्म्स इज इट बीन सेड कि विदाउट ईमेल आईडी यू कांट डू द केवाईसी. तो उन्होंने कहा आरबीआई के गाइडलाइंस है. मैं बताइए, मैं आरबीआई के लोगों को पढ़ाता हूं, मैं बहुत सारे बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स को मैं पढ़ाता हूं. मैं तो मैंने, आप बताइए मुझे कहां पे लिखा हुआ है कि ईमेल आईडी इज मैंडेटरी फॉर अ केवाईसी. मैंने कहा आपको चाहिए तो आई विल गेट इन कनेक्ट विद सम सीनियर पर्सन फ्रॉम आरबीआई, आप उनसे बात कीजिए. नहीं, ये इनकम टैक्स की रूल है. तो आप इनकम टैक्स का मुझे कोई नोटिफिकेशन बताइए, मैं कोई इनकम टैक्स के सीनियर ऑफिसर से मैं कनेक्ट होता हूँ, आप उनसे बात कीजिएगा. ये बोले नहीं इनकम टैक्स का नहीं, ये गवर्नमेंट का मैंडेट है. Oh. ऐसे करते करते मेरे 15-20 मिनट उन्होंने कहा, मैंने कहा कि आप सब गलत बात कर रहे हो. देयर इज नो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट कि ईमेल आईडी इज अ मस्ट. और ऐसे परिस्थिति में अकाउंट गॉट, उनका केवाईसी हुई, ईमेल आईडी को निकाला मैंने, एंड एवरीथिंग वर्कड हार्टी एंड हेल्दी. सो व्हाट आई मीन टू से इज दैट कि ये ईमेल आईडी को मैंडेटरी करना विदाउट पीपल नोइंग कि इसकी कितनी सिक्योर्ड है, इट्स डिफिकल्ट टू यूज, एंड पीपल शुड बी वेरी कॉशियस बिफोर यूजिंग इट. अभी रिसेंटली बहुत सारे फ्रॉड हो रहे हैं इन द नेम ऑफ बैंक, जिसमें कि जनरली सीनियर सिटीजन या जो लोअर, जिनको ज़्यादा नॉलेज नहीं होती. इवन आई कैन गिव वन एग्जांपल, जिनसे मैं वेजिटेबल्स लेती हूँ. तो उनको एक कॉल आया एक बार कि हम बैंक से बोल रहे हैं, आप एक ओटीपी दीजिए, तो बैंक गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी है, उसका पैसे आएगा आपके अकाउंट में. उसने दे दिया, तो विद इन 2 मिनट्स उसके सारे अकाउंट्स में अराउंड 20,000 का ट्रांजेक्शन था, वो हो गया. फिर अगेन उस बंदे का फोन आया, तो इसने बोला अरे अब पैसे तो आए नहीं, मेरे कट गए. तो उसने बोला नहीं आप, मेरे में और 500 रुपए बचे, आपने बाकी तो ले लिया. तो उसने बोला अच्छा और एक ओटीपी देता हूँ, फिर अब बताओ, अभी आ जाएगा. तो वो इनडायरेक्टली सारे अकाउंट से क्लीन अप हो गए. सो जनरली इस तरह के फ्रॉड में दे टारगेट जो पर्सन जो कि लेस नॉलेजेबल हो, प्लस ओल्डर सिटीजन्स जिनके पास बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं. सो व्हाट इज योर टेक ऑन दैट कि कैसे हम उससे सेफ रहे एंड हाउ टू मूव फॉरवर्ड इन बैंकिंग फ्रॉडुलेंट स्पेसिफिकली? देखिए, मैं थोड़ा एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट देना चाहता हूं. मैं होप इट डजंट क्रिएट अ कंट्रोवर्सी. आजकल के जो युग में जब हम यूज कर रहे हैं डिजिटल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, मुझे लगता है कि एक करोड़पति बन सकता है रोडपति, और एक रोडपति बन सकता है करोड़पति. क्योंकि हमारे पास जो साइबर हाइजीन प्रैक्टिसेस है, ये अब तक लोग जानते नहीं है. आपने जब उदाहरण दिया कि एक वेजिटेबल वेंडर, तो जिनके अकाउंट से पैसे चले गए, अब उनको पता नहीं है, ही डजंट नो कि अगर मेरे पास कोई ओटीपी आता है, क्योंकि कोई उसको फोन करके बताएगा, जैसे आपने कहा कि प्रधानमंत्री योजना स्कीम है, और ऐसे पर्टिकुलर स्कीम में आपके अकाउंट में पैसे आने वाले हैं, आपको एक ओटीपी आएगा,
वो ओटीपी आप शेयर करोगे तो आपके अकाउंट में 25,000 रुपया आएगा। तो वो तो बोलेगा ठीक है, एंड ही विल शेयर द ओटीपी नॉट नोइंग कि वो पर्टिकुलर ओटीपी उसके अकाउंट से ताल्लुकात रखता है, जिस पर्टिकुलर ओटीपी के माध्यम से उसके अकाउंट से पैसे चले जाएंगे। ऐसे अनगिनत केस हो रहे हैं। मैं बोलता हूं कि इट्स अ गेम विच इज नियरली लॉस्ट। मैं आपको कुछ स्टैटिस्टिक्स देना चाहता हूं। मैं हमारी पिंपरी चिंचवड़ एरिया में 11 महीने में करीब 37,000 कंप्लेंट्स वर फाइल्ड अंडर द cybercrime.gov.in पोर्टल में। ये करीब 37,000 कंप्लेंट में से करीब 427 करोड़ रुपया लोगों के गए। ओके, 427 करोड़ रुपए गए। अभी आप बोलोगे कि इसमें कितने रिकवर हो गए? ये करीब 427 करोड़ रुपए जो गए, उसमें से जो रिकवरी अमाउंट हुई वो सिर्फ और सिर्फ 3,87,00,000 रुपया, नॉट इवन 1%। तो इसमें आप जान सकते हैं, हमारी बैरोमीटर जान सकते हैं आप कि हमारे देश में जो डिजिटल बैंकिंग के फ्रॉड होते हैं वो अनगिनत है। इट इज ऑन अ रैम्पेंट, रिकवरी इज नॉट इवन 1%। लेकिन इसमें लोगों ने बहुत जागरूकता से दे शुड यूज देयर मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग। तो मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहता हूं। मैं नंबर 1, जब कोई भी व्यक्ति अपना इंटरनेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग का इस्तेमाल करता है तो यू शुड सेट द लिमिट्स कि मेरा इंटरनेट बैंकिंग का ट्रांजैक्शन या मेरा मोबाइल बैंकिंग का ट्रांजैक्शन सिर्फ दिन में 10,000 रुपया होगा या 20,000 रुपया होगा। ऐसा हो सकता है कि कभी कभी ही वांट्स टू मेक अ लिटिल हायर पेमेंट, 50,000 रुपया। तो वो क्या कर सकता है कि अपने इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से वो अपने लिमिट को चेंज कर सकता है। 50,000 रुपए का ट्रांजैक्शन कर लेगा। बिफोर ही लॉग्स आउट, ही और शी लॉग्स आउट, वो फिर से अपना जो लिमिट 5,000 रुपए पे करेगा एंड ही लॉग्स आउट। ऐसे परिस्थिति में उस व्यक्ति के जाएंगे तो पैसे कितने जाएंगे? 5,000। बट उसके 50,000 नहीं जाएंगे, 5 लाख रुपए नहीं जाएंगे। आज ही के दिन मैं आपके इस प्रोग्राम में आने से पहले मेरे से एक व्यक्ति ने बात की। उनके अकाउंट से करीब 7,86,000 रुपया गए। 7,86,000 रुपीस वाज लॉस्ट। और उनके अकाउंट में ये ही लॉस्ट दिस मनी इन द मंथ ऑफ अगस्त 2024। और ये मैटर मेरे पास आज आती है तो मैंने उनसे सुन के लिया। मैंने उनका कहना था कि उनका इंटरनेट बैंकिंग का एक्सेस हुआ जो उनको पता ही नहीं। उनके पास ना ओटीपी आया, ना उन्होंने पासवर्ड किसी से शेयर किया, बट फिर भी उनके अकाउंट से 7,86,000 रुपीस हुए। तो उन्होंने बैंक में जाके कंप्लेंट की। बैंक ने 28 दिन के बाद अपनी रिपोर्ट में कहा कि आपको ओटीपी आया था, और उन्होंने कुछ एसएमएस के लॉगशीट दिखाए। उन्होंने ये भी कहा कि अकाउंट होल्डर के पास यूजर आईडी और पासवर्ड तो उसी के पास होता है, ओटीपी भी आपको आया था, तो हम जिम्मेदार नहीं। वो चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि मैंने तो किसी को अपना अकाउंट का पासवर्ड भी नहीं दिया, नॉर आई हैव शेयर्ड द ओटीपी, क्योंकि ओटीपी आया ही नहीं मेरे पास। तो बैंक ने अपनी जो छानबीन की, बैंक ने उनको रिपोर्ट दे दी। उसके बाद उन्होंने बैंक के जो एक वरिष्ठ जो एक सिस्टम होती है, दैट इज कॉल्ड अ बैंकिंग ओम्बड्समैन, उधर उन्होंने शिकायत की। उधर से भी उनको वही रिप्लाई आ गया अगले 1 महीने के बाद। फिर उसके बाद वो आरबीआई के पास पहुंचे। आरबीआई ने भी उनको वही रिप्लाई दिया कि आप ही के पास ओटीपी आया था, क्योंकि आरबीआई और जो बैंकिंग ओम्बड्समैन है, दे विल डिपेंड ऑन द इन्वेस्टिगेशन व्हिच इज डन बाय द बैंक, और वही रिपोर्ट वो वहां पे देंगे। अच्छा। उन्होंने साइबर पुलिस स्टेशन में अपनी कंप्लेंट की। साइबर पुलिस स्टेशन ने इंफॉर्मेशन मंगाई बैंक से, वही रिपोर्ट। तो साइबर पुलिस भी कहते हैं कि आपकी गलती है, आप ही ने शेयर किया होगा। तो ऐसे करते करते आज वो मेरे पास पहुंच गए। आप देखिए कि जो मैंने अब तक उनकी फॉरेंसिक एग्जामिनेशन अब तक की नहीं है उनका डिजिटल डेटा का, लेकिन उनके कहने से, क्योंकि वो बहुत ही एक सीनियर आदमी है, इज वर्किंग इन अ वेरी रेप्यूटेड कंपनी, इन एन अमेरिकन कंपनी, और उनकी मुझे बातों से लगता है कि कहां से ये कॉम्प्रोमाइज हुआ है। तो जब उनसे बात करते करते मुझे कुछ और कुछ बात पता चली कि उनके अकाउंट से पैसे वो ट्रांसफर्ड इनटू एन अकाउंट ऑफ अ पर्सन हु इज इन बिहार। अच्छा। और उस पर्टिकुलर पैसे जब उस अकाउंट में गए, तुरंत उस अकाउंट से पैसे निकाले गए। अभी उस अकाउंट में सिर्फ 800 रुपया है। तो पुलिस हैज ब्लॉक्ड 800 रुपीस।
for a amount of 7,86,000 rupees which is lost. अभी इसमें प्राइमा फेसी जो मेरे मन में ऐसा कुछ शक आता है कि शायद इनका कोई पर्टिकुलर अकाउंट आईडी कॉम्प्रोमाइज हो गया रहेगा। कैसे? बिकॉज हमारे पास बहुत सारी लैक्सिटी होती है। हम अपने इंटरनेट बैंकिंग का जो एक्सेस एक ही सिस्टम से कभी नहीं करते हैं। आज एक मशीन से किया, लैपटॉप से, कल दूसरे लैपटॉप से किया, हम लॉग आउट नहीं होते। चलो ठीक है, आज अगर आप लॉग आउट नहीं हो तो 10-15 मिनट के ऑटोमेटिक लॉग आउट हो जाता है। लेकिन आजकल ऐसे बहुत सारे कुछ टूल्स, यूटिलिटीज आते हैं जो आपके पासवर्ड को जाके स्टोर करते हैं। कुकीज। तो ऐसे परिस्थिति में आपका अकाउंट आईडी मिल जाता है, आपका पासवर्ड मिल जाता है। रही बात अब ये ओटीपी की, मुझे ऐसा लगता है, अब ये कहते हैं कि हमने तो ओटीपी शेयर नहीं किया है, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं तो भी इनको कई फोन आया रहेगा जहां पे इनको कहा रहेगा कि आपका सिम कार्ड ब्लॉक होने वाला है। और अगर आपका सिम कार्ड ब्लॉक नहीं होना है तो आपको आपके मोबाइल के कीपैड से ऐसे ऐसे कीज आपको प्रेस करने हैं। तो इन्होंने वो की प्रेस किए रहेंगे, जिसके आधार पे इनके एसएमएस फॉरवर्ड हो गए किसी और नंबर पे। तो इनको ओटीपी तो नहीं आएगा, ओटीपी उस व्यक्ति को जाएगा। और ये पर्टिकुलर व्यक्ति, ऐसा लगता है मुझे कि इन्होंने अपना पर्टिकुलर जो अकाउंट, इंटरनेट बैंकिंग अकाउंट, इन्होंने बहुत सारे मशीन्स पे यूज करते होंगे जहां पे इनका अकाउंट आईडी और इनका जो पासवर्ड कॉम्प्रोमाइज होके, ओटीपी भी कॉम्प्रोमाइज होके इनके अकाउंट से पैसे चले गए। लेकिन ये बैंक की भी जवाबदारी है कि जो व्यक्ति पुणे से ट्रांजैक्शंस करता है, ऑल ऑफ अ सडन वो बिहार से कैसे ट्रांजैक्शन करेगा? ऑल ऑफ अ सडन वो पर्टिकुलर एक ऐसे लोकेशन से ट्रांजैक्शन करता है जो उसके पिछले 6 महीने की हिस्ट्री में वो था ही नहीं। और जब वो पैसे चले गए तो उसने बेनिफिशियरी ऐड किया होगा उस पर्टिकुलर क्रिमिनल या हैकर ने। तो इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बैंक टू कॉल अप द पर्सन एंड से कि देखो आपने ऐसा ऐसा पर्टिकुलर एक बेनिफिशियरी ऐड किया हुआ है जहां पे करीब 7,86,000 रुपया जाने वाला है, क्या आप ही ने ऐड किया है क्या? हाँ, ऐसे कॉल्स आते हैं जनरली। कॉल नहीं आया तो बैंक की जिम्मेदारी है, राइट। ये कॉमन व्यक्ति को पता नहीं है। और ऐसे परिस्थिति में इसके लिए मैं कहना चाहता हूं कि एक करोड़पति बन सकता है रोडपति और एक रोडपति बन सकता है करोड़पति आने वाले दिनों में। रही बात बाकी के बैंकिंग फ्रॉड्स, बहुत अच्छा आपने मुझे एक प्रश्न पूछा और आपने बहुत अच्छा मुझे कहा कि वेजिटेबल वेंडर। कुछ महीने पहले आई वेंट टू माय चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए टू फाइल माय रिटर्न्स। तो मैंने वहां पे एक वेजिटेबल वेंडर देखा मैंने, और वो बैठा था वहां पे। तो आई आस्क्ड माय सीए कौन है ये? बोला कि पिंपरी मार्केट में ये इज अ वेजिटेबल वेंडर। आई हैव आल्सो सीन हिम व्हेन आई यूज्ड टू गो टू बाय वेजिटेबल्स व्हेन आई वाज इन माय कॉलेज डेज। तो ऐसी बड़ी थप्पी लेके बैठे हैं, प्रिंट आउट लेके। तो मैंने कहा कि ये क्या है? बोला कि इनको नोटिस आया हुआ है इनकम टैक्स का। कैसे? बोला कि नोटिस आया इनकम टैक्स का? बोला इनको नोटिस आया हुआ है क्योंकि इनके अकाउंट में तो सिर्फ पैसे लेते हैं ना, ये तो सिर्फ लेना बैंक है, इनके अकाउंट में पैसे आते हैं, ये तो रिटर्न फाइल नहीं करते। क्योंकि अगर इनके पर्टिकुलर अकाउंट में साल में मान लीजिए 30 लाख रुपया आ गया और इनका खर्चा है 27 लाख रुपया, तो 3 लाख रुपए में कहां पे रिटर्न फाइल करेगा? बट 30 लाख रुपए तो आ गए आपके अकाउंट में, ऐसे 4 साल में तो करोड़पति बन गया ना। एंड ही डजंट फाइल द रिटर्न्स, सो द इनकम टैक्स शूट अ नोटिस ऑन हिम कि आपने तो इतना इतना टैक्स को इवेट किया हुआ है। तो उन्होंने कहा मैंने तो टैक्स इवेट किया है, तो टैक्स का शब्द भी मालूम नहीं है मुझे। हाँ, राइट। पहले तो वो कैश में लेता था तो उसको मालूम नहीं था। अभी तो सब आपका डिजिटल अकाउंटिंग है। अब डिजिटल अकाउंटिंग 30 लाख तो उसके अकाउंट में आया है, सही बात है, लेकिन उसका खर्चा भी 27 लाख रुपए साल का, तो भरता नहीं है। तो उसको 4-5 साल का मिला के एक डिमांड नोटिस आया था जो कुछ लाखों रुपए में था, which was supposed to pay। दूसरी बात, और ये हर एक व्यक्ति को जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप वेजिटेबल लेने जाते हो, खरीदते हो, मेडिकल शॉप में जाते हो, आप क्यूआर कोड से पेमेंट करते हो, सही। अब जब आपने क्यूआर कोड से पेमेंट किया, मान लो कि आपने 500 रुपए का एक कुछ मेडिसिन खरीदा आपने, अगर उस व्यक्ति को जो क्यूआर कोड है ऑफ दैट मेडिकल शॉप, अगर उस व्यक्ति को किसी कारण अगर उसका अकाउंट फ्रीज किया जाता है, तो उस अकाउंट में आपके अकाउंट से भी पैसे गए थे, हाँ, राइट, तो आपका अकाउंट भी फ्रीज होगा। क्यों? क्योंकि उस अकाउंट को अगर कोई
रेड फ्लैग हो गया उस अकाउंट में, ओके, तो उस अकाउंट में आने वाले पैसे और उस अकाउंट से जाने वाले पैसे दोनों जो पर्टिकुलर अकाउंट से है वो ब्लॉक होंगे। आप तो गए थे 500 रुपए की मेडिसिन लेने के लिए, आपने पेमेंट किया थ्रू क्यूआर कोड, लेकिन हो सकता है कि आने वाले दिनों में आपको भी एक नोटिस आएगा या आपको भी बैंक आपको फोन करके कहेगा कि सॉरी मैडम, आपका अकाउंट हैज बीन फ्रीज्ड। व्हाई? बिकॉज हमको ऐसे ऐसे पुलिस स्टेशन से फोन आया हुआ है कि आपके अकाउंट में ऐसे कुछ पैसे आए हुए हैं विच इज फेक, फिक्टिशियस, और ऐसे कारण आपका अकाउंट भी ब्लॉक। आपने आपके अकाउंट से किसी और एक व्यक्ति को पैसे किया, उनका अकाउंट भी ब्लॉक। तो वर्चुअली मैं कहना चाहता हूं कि आने वाले दिनों में अगर हर एक व्यक्ति का अकाउंट भी ब्लॉक होगा तो कुछ सरप्राइज नहीं होगा। तो थोड़ा सा होशियारी से करना पड़ेगा हमें। हम जो ये ऑनलाइन बैंकिंग में हर एक टाइम पे हम ऑनलाइन पेमेंट करते रहते हैं, थोड़ा होशियार होना चाहिए। द रीजन इज दैट इट इज सिंपल, इट इज इजी, बट यू डोंट नो द कॉन्सिक्वेंसेज व्हिच कैन हैपन। मेरे पास रोज ऐसे मैटर्स आते हैं, रोज ऐसे मैटर्स आते हैं मेरे पास, जहां पे मैटर्स आते हैं कि हमारा अकाउंट फ्रीज किया हुआ है। परसों एक कंपनी सेक्रेटरी आए थे मेरे पास, बहुत बड़े कंपनी सेक्रेटरी, जो दूसरे पर्टिकुलर कंपनी को एडवाइस करते हैं, खुद उनका अकाउंट फ्रीज हुआ है 4 साल पहले 2021 में। अब मेरे पास आया कि मेरा अकाउंट फ्रीज हुआ है। बोले कैसे फ्रीज हुआ है? बोले कि मेरी कुछ कंसल्टिंग फीस थी विच वाज सपोज टू बी पेड बाय वन ऑफ माय कस्टमर, तो उन्होंने मुझे फोन करके कहा कि आपको इस अकाउंट से आपके फीस आएंगे। तो बोला ठीक है, तो उस अकाउंट से उनके पास वो पैसे आ गए, और 3 दिन के बाद उनको फोन आता है फ्रॉम इस बैंक कि चंडीगढ़ पुलिस ने कहा है कि आपके अकाउंट को फ्रीज किया जाए, क्योंकि जो पैसे आपके अकाउंट में आए वो पर्टिकुलर अकाउंट हैज बीन फ्रीज्ड बिकॉज सम रेड फ्लैग हैज बीन इशूड बाय द बैंक, बाय द लॉ एनफोर्समेंट, और सिंस उस अकाउंट से आपके अकाउंट में पैसे आए तो आपका अकाउंट ऑल्सो इज फ्रीज्ड। 4 साल से वो हाईकोर्ट गए, पुलिस स्टेशन में गए, और 4 साल के बाद वो मेरे पास आए 2 दिन पहले। I was talking to him, आप तो एडवाइस देते हो और योर अकाउंट, बोलते कि क्या करूं मैं? तो मैं आपके माध्यम से बोलना चाहता हूं मैं कि ऑनलाइन बैंकिंग आप करो, लेकिन डोंट बी सरप्राइज कि आने वाले दिनों में आपका अकाउंट भी ऑल्सो विल बी डेबिट फ्रीज्ड। लेट मी ऑल्सो से दैट माय अकाउंट ऑल्सो कैन बी डेबिट फ्रीज्ड, क्योंकि मेरे अकाउंट में भी पैसे आते हैं। मैं भी किसी अकाउंट में, तो शायद मैं कभी इंटरनेट बैंकिंग करता नहीं हूं। आई नेवर यूज दैट क्यूआर कोड। ओके, आई शेयर वेरी सेल्डमली माय बैंक अकाउंट। I still rely on that check. आप सोचोगे कि why you called me on this podcast? Because I'm still thinking about what was happening 10 years ago. But there is a reason for it. Because अगर मैं ये system को follow नहीं करूँगा, which is old, which was a proven system, मैं ये नहीं कहता हूँ कि digital banking is bad. It is good. It is good from its user friendliness. But from a security conscious point of view and for its usage from the compliance point of view, it is dangerous. तो आपको next time you have to be extremely cautious. और अगर आपको ऐसे हुआ तो आपको कंप्लेंट करनी पड़ेगी 1930 पे, which is a टोल फ्री नंबर, नहीं तो आपको कंप्लेंट करनी पड़ेगी cybercrime.gov.in पे। आपके गए 50,000, अगर आपको 5,000 भी मिल गए, you should consider yourself to be very lucky person, क्योंकि ये जो पैसे जो जाते हैं ये क्रिप्टो में कन्वर्ट होते हैं और ये बाहर के देश में जाते हैं। और ऐसे परिस्थिति में एक बार बाहर के देश में गए, पैसा मिलना नामुमकिन होता है। बहुत गंभीर परिस्थिति यही है। बहुत ही ओके, जब हम डिस्कस ही कर रहे हैं तो टू ऐड दिस सिनेरियो, हम एक्चुअली फिर देखो हमारी गवर्नमेंट तो खुद ही बोल रही है कि आप पेपरलेस जाओ, आप यूज ही मत करो। क्यूआर कोड अगर हम स्कैन भी नहीं करेंगे तो हम, मतलब मैं पुणे की बात बता रही हूँ, ऑटो में भी आपको पेटीएम ही करना है। दे डोंट प्रिफर, ना तो उनके पास चेंज होती है ना वो लेना भी चाहते हैं। तो फिर क्या तरीका है कि हम क्या करें? क्यूआर कोड नहीं करें क्या, हर बार नंबर टाइप करके पैसे ट्रांसफर करें? इज इट सेफ? बट उसमें फिर भी वो इम्पैक्ट है फ्रीजिंग वाला। देखिए मेरे साथ डायरेक्टली नहीं बट इनडायरेक्टली मेरे साथ भी हुआ था ऐसे। अच्छा, मैं जा रहा था मुंबई, तो लोनावाला में मैं रुका था एक मॉल पे, तो मेरा जो ड्राइवर ने so he had that चाबी गाड़ी की है ना, तो मैंने कहा कि जस्ट चेक फॉर द टायर, चेक फॉर द एयर, वैसे वो करते रहता है। उसने मैंने बोला कि यू चेक, तो मैं गया मॉल पे। व्हेन आई केम बैक ही सेड दैट कि हमारी गाड़ी की पीयूसी एक्सपायर हुई थी। मैंने हो ही नहीं सकता है, मैंने एक्सपायर हुई, और वो भी उसने कब कहा मुझे, जब व्हेन वी हैड ऑलमोस्ट क्रॉस्ड अबाउट 20-30 किलोमीटर्स। ओके,
तो मैंने गाड़ी की पीयूसी तो मैंने गाड़ी की पीयूसी मैंने ये की मैंने रिन्यू की मतलब आई मेड इट टुडे मैंने हो ही नहीं सकता ये बोला नहीं नहीं हुआ बिकॉज वो छुट्टी पे था और व्हाइल ही वाज ऑन लीव आई फॉलो द कंप्लायंस मैंने किया था मैंने तो मैं लाइक हो ही नहीं सकता ऐसा बोला नहीं नहीं इट वाज ऑलरेडी एक्सपायर्ड तो क्योंकि वो जो जो व्हेन आई वाज फिलिंग द एयर तो बाजू में एक तो पीयूसी का था तो मैंने जाके वहां पे उसने ने बताया मुझे कि आपका गाड़ी का पीयूसी हैज बीन एक्सपायर्ड भले वो 100 रुपया हो या 120 रुपया होने दो तो आई टोल्ड हिम दैट कि आपने जब ये पेमेंट किया तो कैसे किया तो वो क्यूआर कोड से करता है तो क्यूआर कोड से जब पेमेंट किया तो वो जो पेमेंट जाने वाला था उस पर्टिकुलर जो एजेंसी के नाम पे उस एजेंसी के नाम पे नहीं गया उसके बाजू वाला जो चिक्की का शॉप था उसके अकाउंट में गए तो वो चिक्की के शॉप का क्या ताल्लुकात है तो इसका मतलब है कि वहां पे लोगों को ठगाते हैं वो बोलते हैं कि आपकी गाड़ी की पीयूसी नहीं हुई है आप गाड़ी का पीयूसी कर लो लोग करते हैं वहां पे और वहां पे जब ये देखते हैं पेमेंट किसको किया है चिक्की के शॉप में ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप कोई भी पेमेंट करते हो फ्रॉम अ क्यूआर कोड तो आपको देखना है कि आप कौन से अकाउंट में पेमेंट करते हो कल ऐसा हो सकता है कि आपने एक ऐसे अकाउंट में पेमेंट किया हो जो अकाउंट को अगर कोई रेड फ्लैग किया हो तो आपने भले 100 रुपया 200 रुपया दिया हो लेकिन आपका अकाउंट भी फ्रीज हो सकता है बट ये रेड फ्लैग ट्रांजैक्शन में तो दिखते नहीं आपको नहीं दिखेगा दिस विल ओनली कम एज अ पार्ट ऑफ एन इन्वेस्टिगेशन हाँ लेकिन आपको होशियार रहना पड़ेगा आपके पास एविडेंस होने पड़ेंगे अगर आपके पास एविडेंस नहीं है इंफॉर्मेशन नहीं है तो यू कांट डू एनीथिंग वी आर मूविंग टू ट्रैवल तो जनरली हम ट्रैवल करते हैं और आज की डेट में अगर मैं लास्ट 10 इयर्स के बाद का स्टैटिस्टिक्स में देखूं तो हर किसी के पास गूगल मैप है अभी डेस्टिनेशन मतलब इट्स वेरी इजी एंड कन्वीनियंट ऑल्सो और प्लस बहुत सारे एक्स्ट्रा फीचर्स भी है जैसे कि आपको टाइम भी बता देता है एंड एवरीथिंग सो कैन वी सेव कि गूगल मैप इज अगेन सेफ और नॉट देखिए सेफ और अनसेफ is decided by how it is used. Okay. अगर आप उसको यूज करते हो to find the route, it's good. But अगर आप उसी particular route को यूज करते हो to stalk a person, then it is wrong. So I can stalk another person through Google Map. Yes, of course. So एक उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं मैं 2015-2016 की कुछ बात होगी तो I was addressing the पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स फ्रॉम महाराष्ट्र का एक 30 जन का एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर का बैच था और ये 3 दिन का प्रोग्राम था सवेरे 9 से रात को 9 बजे तक वेरी एक्सटेंसिव रिगरस और इसी दरम्यान इन वन ऑफ द बैच वन लेडी पब्लिक प्रोसिक्यूटर केम एंड टोल्ड मी कि आई एम गोल्ड मेडलिस्ट इन साइबर लॉ तो मुझे बहुत खुशी हुई मैंने बोला कि वेरी गुड मैडम मैं बोला कि इस पर्टिकुलर सेशन के लिए अभी 2 रिसोर्स पर्सन होंगे एक मैं हूं और एक आप भी हैं तो शी आल्सो वाज वेरी हैप्पी तो मैंने कहा कि हम एक छोटा सा एक प्रयोग करें बिकॉज यू आर गोल्ड मेडलिस्ट इन साइबर लॉ एंड बिकॉज यू आर गोल्ड मेडलिस्ट इन साइबर लॉ इट मेक्स मी टू फील दैट कि यू शुड बी कॉन्शियस एंड कॉशियस हाउ द टेक्नोलॉजी शुड बी यूज्ड बोले यस तो मैंने कहा कि कैन वी ट्राई टू फाइंड आउट कि वेयर यू आर देयर 2 इयर्स अगो बोले कि नामुमकिन लेकिन फर्स्ट यू हैव टू गिव अ कंसेंट So she gave the consent. And using her Gmail account, we went into the Google Maps. When we went into the Google Maps, we found कि last 3 years ago where she was. Because that Google Map, day-to-day wise, she always used to keep the location on. और वो Google Map kept all the information. तो मैंने उनको कहा कि 2 साल पहले इस दिन इस समय आप दिल्ली में थे, आप इस होटल में थे. उसके बाद आपने ये रूट करके आप कोर्ट गए थे उस दरमियान वो 2 बार सुप्रीम कोर्ट भी गई थी आप सुप्रीम कोर्ट के इस टाइम से इस टाइम पे थे आप बोले कि थी फिर आप इस टाइम से सुप्रीम कोर्ट से यू केम बैक टू सो एंड सो प्लेस आप कनॉट प्लेस में थे बोले हाँ आई वाज देयर उसके बाद आप आपके होटल में आए ये आपका होटल था तो शी वाज सरप्राइज्ड तो शी सेड दैट कि मेरी पूरी इंफॉर्मेशन अबाउट माय सेल्फ बीइंग is stored by this Google Maps. और ये पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन अगर किसी गलत व्यक्ति के हाथ में जाती है तो then they know the routes, they know the path, she could be stalked. एक एग्जांपल रहा नंबर 2 हमारे देश में बहुत सारे व्यक्ति ऐसे होते हैं कि
एक बार अपने अकाउंट को लॉग इन किया, लॉग आउट करते ही नहीं। हम्म, आलस, बोलते हैं कि भूल जाते हैं। तो ऐसे अनगिनत लोग हैं जिन्होंने अपना पासवर्ड, अपना ईमेल आईडी का पासवर्ड मोबाइल फोन पे उन्होंने लॉग इन किया है, लॉग आउट किया ही नहीं है, इसके मारे कि कहीं अगर हम भूल पासवर्ड जाए। भूल गए तो विल नॉट बी एबल टू लॉग इन। ऐसे परिस्थिति में अगर कोई पर्टिकुलर अकाउंट को लॉग आउट नहीं किया है तो वही पर्टिकुलर जो गूगल मैप का जो इंफॉर्मेशन कैन बी मिसयूज्ड अगेंस्ट दैट पर्सन। तो ऐसे परिस्थिति में आई से दैट कि गूगल मैप इज यूज्ड फॉर अ रॉन्ग पर्पस। राइट पर्पस भी है। कुछ दिन पहले ऐसी घटना हुई थी हमारे देश में कि एक गाड़ी, कार जा रही थी यूपी में ही हुआ। और गूगल मैप ने लोकेशन दिखाया कि यस यू कैन गो, बट वो ऐसे जगह पे पहुंच गया कि वो ब्रिज का कुछ काम चल रहा था एंड दैट गाड़ी टॉपल्ड एंड फेल डाउन। राइट। और ऐसे परिस्थिति में जब भी गूगल से पूछा गया कि ये तो गलत बताया आपने, क्योंकि देयर वाज अ वर्क व्हिच वाज गोइंग ऑन और आपके मैप ने फ्लैग आउट नहीं किया, इट डिड नॉट शो एन अल्टरनेट पाथ, बट उन्होंने अपने हाथ ऊपर किए, बोले हमारी फ्री सर्विस है, इट्स अ फ्री सर्विस एंड फ्री सर्विसेज ऑलवेज कंडीशंस अप्लाई। हमारे देश में वी कंसिडर ऑल फ्री सर्विस आल्सो एज अ लेजिटिमेट वन। और ऐसे परिस्थिति में जान चली गई वहां पे, लेकिन गूगल को कुछ नहीं हुआ। तो ये हमें जानना है, वेरी इंपॉर्टेंट, कि जब हम कोई भी पर्टिकुलर, जब भी हम कोई जगह पे जाते हैं, जब हम अपनी लोकेशन ऑन रखते हैं, ठीक है, कभी कभी लगता है हमको लोकेशन ऑन लगता है हमें व्हेन वी आर ट्रैवलिंग, व्हेन वी आर ड्राइविंग, लेकिन जैसे ही आप उस जगह पे पहुंच गए तो कीप योर लोकेशन ऑफ, डोंट लेट गूगल नो वेयर यू आर। आने वाले दिन पे गूगल की पूरी पर्टिकुलर डेटा और ये परिभाषा कैन बी यूज्ड टू कॉन्स्टिट्यूट वेयर अ पर्सन वाज, with whom the person was, all this information may be used against that particular purpose। मैं कुछ जजेस को ट्रेन कर रहा था मैं कुछ दिन पहले, तो मैं इनको ये भी बता रहा था कि हाउ दिस गूगल मैप कैन बी टर्म्ड एज अ रॉन्ग इंफॉर्मेशन। ओके। क्योंकि उनको भी जानना है, बिकॉज गूगल मैप की जो परिभाषा है, ये जो इंफॉर्मेशन है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम सेक्शन 2 में इसको प्राइमरी डॉक्यूमेंट पे माना जाता है। ओके। इसको प्राइमरी डॉक्यूमेंट माना जाता है और मेरा ये कर्तव्य है कि मैं जितने भी पुलिस को बताऊं तो पुलिस उसको सुनेंगे, लेकिन उसमें से कुछ अमल करेंगे। लेकिन जज उसको तो करना ही है, बिकॉज जज विल लुक फ्रॉम बोथ द पर्सपेक्टिव। ही विल लुक फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द विक्टिम एज वेल एज फ्रॉम द अक्यूज्ड। Most of the time the police will look from the perspective only about the victim, so they look like this, a judge looks like this। तो मैंने I showed one demonstration to in the program, और मैं demonstration पे believe करता हूं मैं, because seeing is believing। तो in that part I showed one map। in the whole particular map I showed कि how I was at one location, but I showed in that Google map I was at different location। अच्छा, that level of data can be manipulated। Yes, मैं तो कोविड का टाइम था ये, मैं अभी कोविड को बीसी और एसी कहता हूँ, बिफोर कोविड एंड आफ्टर कोविड। तो ये आफ्टर कोविड का टाइम का जमाना था, बट फिर भी ऑनलाइन हमारा सेशन चल रहा था, जजेस का सेशन चल रहा था, और ये बांग्लादेश के जजेस थे जिनको अंडर द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आई वाज बीन आस्क्ड टू कंडक्ट अ ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर देम। और जब मैं उनसे आई वाज एड्रेसिंग देम, तो हमारी जो नेशनल जुडिशियल एकेडमी है भोपाल में है, which is an apex academy for all the judges from district court, high court and the supreme court to come over there। Okay। तो मैं बैठा था अपने ऑफिस में, but I could show the map that I am in Bhopal। So one of the coordinators in Bhopal actually started searching for me कि where I am in Bhopal। Oh। Where I am in Bhopal? मैं तो बैठा हूँ पुणे में and I am sitting in my office, but I could show that कि 10:15 पे I reached the airport, 11:30 पे I boarded the flight, 1 बजे I reached भोपाल। उसके बाद मैंने कार में गया, मैं करीब 45 मिनट लगे। तो all of this particular part I can constitute on the Google map। और मैं पहुंच गया 12:45 बजे I reached the academy और सेशन था 2 बजे। तो 2 बजे का वक्त मैं बैठा था पुणे में, but my Google map was showing that I am in Bhopal where I am orchestrating or broadcasting this session। तो आप कैसे सत्य मान सकते हो ये गूगल मैप? और अगर यही गूगल मैप को अगर हम प्राइमरी डॉक्यूमेंट पे आधार पे अगर हम कोर्ट में देते हैं और अगर इसकी फॉरेंसिक एग्जामिनेशन नहीं की जाती है, तो मैं अपने आप को दिखाऊंगा कि मैं तो भोपाल में था जबकि मैं बैठा हूं पुणे में।
can this document be misused? The answer could be yes. So whether it is safe or unsafe, it depends all on the applications where we use. अगर आप जाना चाहते हो बाहर, you drive, you can use your Google location, but please when you reach, keep your location off. Don't let Google know where you are, which place you are, because this may be used to stalk a person, and that information can be used for any criminal purposes also. टू ऐड जो हम डिजिटल फुटप्रिंट क्रिएट कर रहे हैं बाई थ्रू गूगल मैप्स ले लो या इवन थ्रू इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स, एयरटेल के पास भी अगर मैं एयरटेल का यूजर हूँ तो दे ऑल्सो हैव फुटप्रिंट्स के वेयर आई एम गोइंग, क्या कर रहे हैं. तो जितना मैंने सुना था, आई एम नॉट श्योर कि आर दिस डाटा मूविंग अननोइंगली टू डार्क वेब ऑल्सो. देखिए क्या होता है कि डार्क वेब में इंफॉर्मेशन देने वाले मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर ओनली. अच्छा, हम ही होते हैं. हम सिर्फ बोलते हैं कि ये डेटा हैज बीन स्टोलन फ्रॉम आईएसपी और फ्रॉम मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर. कुछ हद तक हो सकता है, मैं ना नहीं कहता हूं मैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम हम ही अपनी इंफॉर्मेशन देते हैं विच गोज ऑन द डार्क वेब. आप देखिए ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम हम पूरी जन्म कुंडली डालते हैं अपनी. Right. यही इंफॉर्मेशन तो आज ऐसे बहुत सारे सोशल मीडिया टूल्स है जो ऐसी इंफॉर्मेशन को खींचते हैं और यही इंफॉर्मेशन को वो कोलाइट करते हैं और डाल देते हैं वहां पे ऑन दी डार्क वेब और कहते हैं कि फेसबुक हैज बीन कॉम्प्रोमाइज्ड. और जो व्यक्ति डार्क वेब में अपनी इंफॉर्मेशन देखते होते तो मेरा इंफॉर्मेशन है, मेरा ही नाम है, मेरी डेट ऑफ बर्थ सही है, मेरा आधार नंबर भी है, मेरा बैंक अकाउंट भी है, लेकिन ये कौन देता है? वी ओनली गिव. बिकॉज हम जब अपनी इंफॉर्मेशन डालते हैं ऑन दी सोशल मीडिया पोर्टल्स तो बहुत सारे टाइम पे हम अपनी प्राइवेट, कॉन्फिडेंशियल, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन भी देते हैं. और बहुत सारे जिसको हम कहते हैं क्रॉलिंग टूल्स जो अवेलेबल है, इस क्रॉलिंग टूल से हम डेटा निकालते हैं फ्रॉम द सोशल मीडिया और यही डेटा बाद में जाता है आपके डार्क वेब पे एंड देन इट इज सेड दैट कि डार्क वेब पे आपको डेटा मिल गया. मैं कोई भी सर्विस प्रोवाइडर के पक्ष में नहीं हूं, मैं उनके पास भी कुछ लैक्सिटी होती है, बट मेजॉरिटी ऑफ द लैक्सिटी हैपेंस एट द एंड यूजर. And that's how the data goes and then puts across on the dark web. अब देखिए 2020-2021 में बहुत सारे जो आप ऑनलाइन मीटिंग्स ऑल्सो हैक हुए थे. बहुत सारे ऑनलाइन मीटिंग्स हैक होने का कारण क्या था? क्योंकि देवर पोस्टर्स बीइंग मेड, उसमें आपका यूजर आईडी और पासवर्ड लिखा जाता था एंड देन दैट यूज्ड टू बी पोस्टेड ऑन द सोशल मीडिया साइट. और बाद में नाम दिया जाता था कि जूम इज नॉट सिक्योर्ड, गूगल मीट इज नॉट सिक्योर्ड. आपने तो पूरा अपना जो मीटिंग आईडी है और पासवर्ड है, आपने अच्छा सा पोस्टर बना के आपने अपलोड किया हुआ है और वही से लोग देखते हैं और बाद में आप बोलते हैं डार्क वेब से इंफॉर्मेशन मिल गया. डार्क वेब में देने वाले हम ही हैं क्योंकि हमें पता नहीं है. हम तो देते हैं फॉर अ गुड कॉज कि बहुत सारे लोगों को उसका फायदा हो, लेकिन क्रिमिनल्स भी है ना वहां पे. मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन विच वी गिव टू द क्रिमिनल्स इज बिकॉज ऑफ आवर लैक्सिटी, बिकॉज ऑफ आवर इनसेंसिटिवनेस टू अंडरस्टैंड कि दैट डेटा इज वेरी इंपॉर्टेंट. जब तक डेटा की इंपॉर्टेंस इज नॉट नोन टू द पीपल, वी विल हैव सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स गोइंग ऑन और हम हर बार बोलेंगे डार्क वेब एंड डार्क वेब. सो दैट्स व्हाट आई वुड लाइक टू से, बिकॉज़ बहुत सारे लोगों के पास मिसकंसेप्शन है. दे हैव लॉट ऑफ मिसकंसेप्शंस अबाउट डार्क वेब. दे से दैट कि डार्क वेब में ये होता है, वो होता है. टू एन एक्सटेंट यस, बट टू अ लार्ज एक्सटेंट नो. वी डोंट हैव प्रॉपर साइबर हाइजीन प्रैक्टिसेस टू बी फॉलोड. हम बात करते हैं स्वच्छ भारत अभियान, लेकिन आई थिंक आज के वक्त पे हमें चाहिए स्वच्छ साइबर अभियान, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर इनसाइड द हाउस, इन द ऑफिस. हम रास्ते पे कम है, तो रास्ता क्लीन है नहीं क्लीन ज्यादा इट डजंट कीप मच रेफरेंस टू अस. बट वेदर आवर सिस्टम इज क्लीन, वेदर आवर सोशल मीडिया इज क्लीन, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर अस. So I think the government should more and more talk about cyber Swachh Abhiyan and talk equally of cyber. अपना जो दूसरा है ना स्वच्छ भारत अभियान, equally they should go across for people to understand and make them secure. Okay, one more. अभी बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर जब भी कॉल आता है उसमें भी वो आइडेंटिफाई डालते हैं स्पैम कॉल, है ना. सो फॉर एग्जाम्पल आई केम अक्रॉस एनी इंसिडेंट जिसमें मुझे
ये समझ में आया कि ये इंसिडेंट नॉर्मल नहीं है एंड आई शुड रिपोर्ट टू साइबर सेल और आई शुड मार्क दैट एज इन द स्पैम लिस्ट. सो एज ए यूजर मैं क्या क्या करूँ उसके लिए? देखिए, आप जब बात करते हो ना कि कोई ऐप, आजकल बहुत सारे ऐप है, कुछ सर्विस प्रोवाइडर्स है जो आपको बताते हैं कि ये स्पैम स्पैम कॉल है. है. हाँ हाउ डू दे नो? हाँ, that is my inner question हाउ डू actually. दे नो? वी ओनली हैव मार्क्ड इट एज अ स्पैम. Okay. उदाहरण के तौर पे आपको बोलना चाहता हूँ, आई डोंट नॉट लाइक टू टेल अबाउट दैट ऐप, दैट विल बी अ कंट्रोवर्सी. एनीवे, इफ इट Hmm. इज अ फैक्ट, एंड अ फैक्ट विद अ कंट्रोवर्सी ऑलवेज स्पेल्स आउट द ट्रुथ. Okay. आपके पास देखो एक ऐप होगा आपके मोबाइल में, और वो जो ऐप आपके मोबाइल में इंस्टॉल जब होगा तो कोई अननोन कॉलर आपको फोन करता है तो उसका आपको नाम दिखेगा, Right. कभी कभी एड्रेस भी दिखाएगा, Hmm. लोकेशन भी दिखाएगा, उसकी ईमेल आईडी भी दिखाएगा. Hmm. आप सोचोगे कि यू आर द शर्लॉक होम्स ऑफ द 21st century. 57% of the women in our country install that app as compared to 43% men. Okay. कभी आपने ये सोचा है कि जो ऐप आपको अननोन व्यक्ति की इंफॉर्मेशन बताता है आपके डिवाइस पे, जिसका नाम आपके कॉन्टैक्ट बुक में रजिस्टर्ड नहीं है, आप भी अननोन हो टू फ्यू ऑफ देम. तो जब आप ये ऐप इंस्टॉल करते हैं आपके मोबाइल में, आपके पास वक्त नहीं होता है टू रीड द टर्म्स एंड कंडीशंस. और अगर आपने टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ा होगा तो सबसे पहले ऐसे जो ऐप्स होते हैं वो सबसे पहले आपके फोन बुक में जाते हैं, आपके जितने सारे जो कॉन्टैक्ट है सब लेता है और अपने सर्वर में जाके स्टोर करता है. अब ये सर्वर कहां पे है? भारत में नहीं भारत है, में नहीं. भारत के बाहर है, और हमारे पास राइट टू गेट द डेटा बैक नहीं है. तो हमारा डेटा उसी सर्वर पे होगा. और ऐसे परिस्थिति में क्या होता है कि आने वाले टाइम पे जब कोई भी कॉल आता है, जब बैंक से कोई कॉल आता है, आपको लोन चाहिए क्या, आपको क्रेडिट कार्ड चाहिए क्या, तो वहां पे एक ऑप्शन रहता है मार्क एज स्पैम. तो हम लोग उसको स्पैम मार्क करते हैं. अगर 10 से 15 लोग ने अगर उसको स्पैम मार्क किया तो वो स्पैम बन गया. आज हमारे जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स है, मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर्स है, इन्होंने डेटा उनसे लिया हुआ है. अच्छा, दे आर नॉट एक्चुअल डेटा कि जिस पे वो स्पैम मार्क They have करें. not done any type of a research on that. They have just taken that particular app, they have cyclostyled and put in their particular system, और वो बोलते हैं कि ये कॉल है तो स्पैम है. लेकिन इसको स्पैम मार्क करने वाले कौन है? आप और मैं ही है. How do they know? Because you got a call from the bank saying that you want a loan, you marked as a spam. I got a call from that same number that you want a loan, I marked as a spam. 10 लोगों ने spam mark किया तो it has been flagged and said कि this is spam. तो जब वो नेक्स्ट टाइम जो कॉल आएगा किसी 11 व्यक्ति को तो उस पर आएगा दिस इज स्पैम. हम ही मार्क करते हैं, हम ही देते हैं, और हमारी इंफॉर्मेशन वो लेते हैं सर्विस प्रोवाइडर और अपना नाम बनाते हैं कि हमारे पास एक ऐसी सुविधा है जिसपे आपको अनवारंटेड कॉल्स आपको बताया जाएगा वेदर यू शुड पिक और यू शुड नॉट पिक अक्रॉस. लेकिन कोई भी ऐप, खास करके जब ऐसे पर्टिकुलर ऐप जब हम कहते हैं जो हमारी नंबर्स के साथ खेलते हैं, तो यू शुड बी वेरी कॉशियस. क्या ऐसे ऐप हमारे जो फोन बुक में इंफॉर्मेशन लेके जो डेटा वो अपने सर्वर में स्टोर करते हैं, क्या उसका मिसयूज करते हैं? क्या वो डेटा किसको शेयर करते हैं ये पता नहीं. ऐसे बहुत सारे ऐप्स है, जब आप इंस्टॉल करते हो तो आपकी मोबाइल का कैमरा का एक्सेस लेते हैं, राइट. आपके मोबाइल का माइक्रोफोन का एक्सेस लेते हैं, आपकी मोबाइल का गैलरी का एक्सेस लेते हैं. क्यों लेते हैं वो? बिकॉज वो जानते हैं कि ये पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन बहुत ही जरूरी है उनको, जो इंफॉर्मेशन एक थर्ड पार्टी को भेज के उनसे वहां से पैसा लेते हैं वो. क्योंकि अगर आपका पर्टिकुलर अगर कोई गैलरी में एक्सेस किया, अगर आपके फोटोज ले लिए, तो उसमें से उसको मालूम पड़ता है कि व्हाट मे बी द टेस्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर पर्सन टू नो. और वो पर्टिकुलर डेटा को वो साइक्लोस्टाइल करके एक ऐसे पर्टिकुलर मार्केटिंग एजेंसी को देता है जहां से उनको मालूम पड़ता है कि दिस पर्टिकुलर पर्सन हैज गॉट सच टाइप ऑफ फोटोज इन द गैलरी, और उसी टाइप के एड्स आने लगते हैं आपको, उसी टाइप के आपको ईमेल्स आने लगते हैं, और आप सोचते हैं कि ये कैसे आ गया. यू रिस्पॉन्सिबल, बिकॉज आपने ऐप ऐसा इंस्टॉल किया हुआ है जिसको अपनी पूरी परमिशन दी गई. आई थिंक वी शुड अंडरस्टैंड कि कोई भी ऐप इंस्टॉल करने से पहले वी हैव टू बी वेरी कॉशियस एंड कॉन्शियस. वो अगर एक एडवांटेज देता है तो उसके 4 डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, और इससे हमें सुरक्षित रहना है. Okay. So now coming to the last question almost.
कि recently we have signed a treaty for including Starlink as our partnership ISP partner. So we had already discussed about Gmail, WhatsApp. फिर again Starlink is coming up. So what is your view on this point of view? See, Starlink has come up with some certain mandates, some certain features where internet will go to a new beginning in terms of its speed, in terms of its scalability, and in terms of the usage also. So हमारे देश में two of the biggest जो सर्विस प्रोवाइडर्स है तो उन्होंने MOU साइन किया स्टारलिंक के साथ. हमें ये देखना है वेरी केयरफुली कि जब हमने MOU साइन किया है स्टारलिंक के साथ तो अभी हमारा जो केबल से जो नेटवर्क था हमारा इंटरनेट नाउ हैज गॉन ऑन अ सैटेलाइट. हमें देखना पड़ेगा कि ये सैटेलाइट कहाँ पे है. स्टारलिंक के पास आज के दिन करीब 7,200 सैटेलाइट्स आ गए और ये सैटेलाइट्स का ओरिजिन कहाँ पे है, लोकेशन कहाँ पे है, कहाँ से इंफॉर्मेशन लेता है. तो मेरा व्यक्तिगत मत ऐसा है कि जो ISP ने इनके साथ जो MOU किया हुआ है ऐसा ना हो कि ये पर्टिकुलर डिटेल्स कैन बी यूज्ड थ्रू सैटेलाइट टू स्टॉक अ पर्सन. क्योंकि अगर ये सैटेलाइट्स अगर भारत के बाहर के जुरिस्डिक्शन पे है तो how much control we have over that data or that information is a big question mark. So I think in that part we have to be very cautious because privacy is very important. Right. और अगर privacy breach होता है because of these satellites which are outside the country and that too managed by a third party which is also not an Indian. India. So then that question lingers. So I think this has to be properly thought of before we actually start using these particular satellites which are provided by this company. So again, सबसे ending question. If I by any chance coming across any cyber security case or threat, so what should be my first step? Where should I reach out? Because I don't know how what is the process to reach out to cyber security space, and are they really looking forward to reply immediately or क्या कोई action होता भी है या it goes on a slip It's a mode? very good question. हमारे देश में last year करीब 18 लाख complaints were registered. Complaints. I'm not talking about FIR. तो अगर कोई व्यक्ति अगर साइबर क्राइम का विक्टिम या कोई शिकार होता है तो उस व्यक्ति को सबसे पहले कंप्लेंट दर्ज करनी रहती है. तो वो व्यक्ति कंप्लेंट दर्ज कर सकता है आइदर बाय कॉलिंग ऑन 1930. ये हमारी सेंट्रल होम मिनिस्ट्री के एक पोर्टल है, एक टोल फ्री नंबर है जहाँ पे वो अपना कंप्लेंट दे सकते हैं. लेकिन ध्यान रखना है कि अगर 1930 पे अगर वो व्यक्ति फोन करता है तो अगले 24 घंटे के अंदर उसे ऑनलाइन कंप्लेंट भी दर्ज करनी पड़ेगी ऑन अ पोर्टल दैट इज cybercrime.gov.in. तो ये 1930 उस व्यक्ति को सुविधा है. तो उन व्यक्ति को सुविधा है कि जल्द से जल्द वो अपने कंप्लेंट को दर्ज कर सके. क्योंकि जब आप कोई ऑनलाइन कंप्लेंट अगर आप डॉक्यूमेंट के आधार पे लिखते हो तो उस टाइम पे आपको ये पोर्टल पे जाना है. आपको आपका नाम, आपका पता, आपका लोकेशन, द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन, उसके बाद आपको 1,500 कैरेक्टर्स से कम आपको आपकी जो फ्रॉड हुआ है ये आपको ये करना है. और उसके साथ साथ जो डिजिटल एविडेंस होता है, जैसे कि अगर मेरे अकाउंट से पैसे गए अनऑथराइज्डली तो जो मुझे SMS आता है तो ये SMS एज एन एविडेंस मुझे अटैच करना रहता है. मेरे नाम पे अगर कोई फर्जी अकाउंट ओपन हो गया है तो वो फर्जी अकाउंट का स्क्रीनशॉट एज एन एविडेंस मुझे अटैच करना रहता है. तो ये मुझे पूरी चीज मुझे करना रहता है टू फाइल एन ऑनलाइन कंप्लेंट. और एक बार ऑनलाइन कंप्लेंट फाइल हुई तो मेरे मोबाइल पे एक OTP आता है जिस तरह से ये साबित होता है कि ये पर्टिकुलर कंप्लेंट वाज रजिस्टर्ड बाय मी. एक चीज और एक करनी है और वो ये है कि ऑनलाइन कंप्लेंट करने के टाइम पे आपको आपकी फोटो वैलिडेशन प्रूफ एक डॉक्यूमेंट आपको अटैच करना रहता है. जैसे कि आपका वोटर ID हो, पैन कार्ड हो. प्लीज नेवर अपलोड योर आधार कार्ड. You don't require to upload your Aadhaar card. Aadhaar card is one of the documents, but it is not the only one document. तो आप आपका वोटर ID कर सकते हो या आपका पैन कर सकते हो. मैं आपको क्यों
बोलना चाहता हूँ कि वोटर आईडी और पैन कार्ड, बिकॉज इसमें आपके बायोमेट्रिक्स नहीं रहते हैं। तो जब आप आपका जो आधार कार्ड का कहते हो तो उसमें आपके बायोमेट्रिक्स होते हैं, तो इसका आप यू डोंट यूज इट। द मोमेंट यू डू दैट, आपको एक एसएमएस आएगा कि आपका पर्टिकुलर कंप्लेंट हैज बीन रजिस्टर्ड, और हो सकता है कि उसी एसएमएस में आपको किस व्यक्ति के साथ आपको कांटेक्ट करना है, मे बी उस पुलिस स्टेशन का नाम आएगा और along with that a number। अगर तुरंत आपको नहीं आए, थोड़ी देर के बाद तो जरूर आएगा आपको। जैसे आपको वो कांटेक्ट नंबर मिलता है, उसके बाद उस पर्टिकुलर व्यक्ति, उस पर्टिकुलर नंबर पे आपको फोन करना है और बाद में आपको उस पुलिस स्टेशन में जाना है। पुलिस स्टेशन में जाने के बाद आपको एक रिटर्न कंप्लेंट देनी है, और उस रिटर्न कंप्लेंट के आधार पे द पुलिस हैज टू मैंडेटरली मेक एन एफआईआर। जब तक आपकी एफआईआर नहीं होती है तब तक आपकी पूरी इन्वेस्टिगेशन होती नहीं है। एंड इट इज द राइट ऑफ द पर्सन, द राइट ऑफ द विक्टिम टू आस्क फॉर एन एफआईआर टू बी रजिस्टर्ड। एक बार एक एफआईआर रजिस्टर्ड हुई, उसके बाद पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन को स्टार्ट करेगी। अभी आपका एक सवाल भी था जो मैंने बहुत ध्यान से सुना कि आप जब ऑनलाइन कंप्लेंट करते हो इन टर्म्स ऑफ मेरे अकाउंट से पैसे के क्या रिकवर होते हैं क्या भी। देखिए, जब आप कोई भी ऑनलाइन कंप्लेंट करते हो तो सबसे पहली द सिस्टम वर्क्स एफिशिएंटली एंड ब्लॉक्स दैट अकाउंट जहां पे द मनी हैज गॉन। ओके। और उस अकाउंट में उसके बाद जो भी पैसे आते हैं, तो वो पर्टिकुलर पैसे को आप बाद में बाय मेकिंग एन एप्लीकेशन इन द कोर्ट, जिसको हम कहते हैं रिटर्न ऑफ प्रॉपर्टी, उस एप्लीकेशन के आधार पे आप कोर्ट में रिक्वेस्ट कर सकते हो कि जो पैसे उस अकाउंट में ब्लॉक हुए हैं वो पैसे आपके अकाउंट में ट्रांसफर किया जा सकता है। लेकिन जितना मैं बोलता हूँ आसान भी नहीं है, बिकॉज कोर्ट रिक्वायर्स वैलिडेशन। तो कोर्ट पुलिस स्टेशन को जो आयो है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को, उनसे वार्तालाप, उनसे कम्युनिकेट करती है और उनसे एनओसी लेती है। जब तक वो पुलिस एनओसी नहीं देते हैं तब तक वो पैसे जो ब्लॉक किए गए हैं वो विक्टिम के अकाउंट में ट्रांसफर नहीं किए जाते हैं। ये पूरी पर्टिकुलर प्रोसेस को कभी लग सकता है 9 से 12 महीने। तो उस पर्टिकुलर पार्ट में जो ब्लॉक है वही पैसे आएंगे। अगर उस पर्टिकुलर अगर किसी व्यक्ति के अकाउंट से अगर 1 लाख रुपए गए और उस अकाउंट में ब्लॉक हुए सिर्फ 10,000, तो आपको 10,000 ही मिलेगा, उसके आगे नहीं मिलेगा। उसके आगे इन्वेस्टिगेशन में अगर वो व्यक्ति को पकड़ा जाता है, फिर उससे छानबीन की जाती है, फिर मे बी उसकी प्रॉपर्टी को ऑक्शन किया जा सकता है, सो ऑन एंड सो फोर्थ, बाद में आपको पैसे मिल सकते हैं। लेकिन ऑन प्राइमा फेसी पॉइंट ऑफ व्यू जो अमाउंट ब्लॉक किया हुआ है उसी पर्टिकुलर पैसे आपको मिल सकते हैं। मैंने एक पर्टिकुलर केस में देखा था कि एक व्यक्ति के करीब 43 लाख रुपए गए, एंड ही वाज वेरी वन ऑफ द वेरी फ्यू कि 43 लाख रुपए तो गए उनके, 43 lakhs, और उस पर्टिकुलर अकाउंट में मल्टीपल अकाउंट्स में गए थे पैसे, उन्होंने ट्रांसफर किए थे, अनऑथराइज्ड इट वाज बीन ट्रांसफर्ड, और पूरे जो 10 अकाउंट में करीब 36 लाख रुपए ब्लॉक्ड थे। He was one of the most lucky। एक्सट्रीम रेयर केस में होता है, नहीं तो मे बी 1 or 2% या मे बी 5% of the money gets to be recovered। The rest of that part goes in investigation for a long time, and by the time I think we never know, the whole particular consequences is lost। That's why I always say prevention is better than cure। Because एक बार अगर क्राइम हुआ, साइबर क्राइम हुआ, तो उसके डिजिटल प्रिंट्स मिलना, इन्वेस्टिगेशन करना, कोर्ट में साबित करना, इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम। Okay. Again, last, I am adding one more question. आप 2 ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट हो, CSO एंड इंडियन, I forget the name, Intelligent Quotient Security System. So, what are they doing? Means how they are contributing? Yes. So हमारी जो 2 संस्था है, that is one is Intelligent Quotient Security System और दूसरी है साइबर सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन। तो एक हमारी संस्था करीब 17-18 साल से है और दूसरी संस्था करीब 8 साल से है, that is साइबर सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन। दोनों संस्था के माध्यम से हमारा एक ही उद्देश्य है, एंड द उद्देश्य इज दैट वी वांट टू मेक द वर्ल्ड फ्री फ्रॉम साइबर क्राइम। तो इस दोनों पर्टिकुलर संस्था के माध्यम से हमारी जो वर्किंग रहती है वो गवर्नमेंट के साथ रहती है। सो वेयर वी टेक द वर्क फ्रॉम द लॉ एनफोर्समेंट as well as sometimes the court asks as an expert opinion from us। So this goes from the angle of the government, what we do as some part of our work। इसके साथ साथ हमारे पास we have trained judges from almost 11 countries worldwide,
तो कभी हमारे हमारे पास कुछ मैटर्स आते हैं वहां पे, तो वी हेल्प देम आउट। और साथ साथ वी वर्क विद द कॉर्पोरेट्स, वी वर्क विद द बैंक्स, वी वर्क विद एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, वी वर्क विद सर्विस प्रोवाइडर्स, आईएसपी, यू नेम एनी ऑफ द वर्टिकल, तो उस वर्टिकल के साथ हमने काम किया हुआ है। Okay. और हम जब एक कॉर्पोरेट के साथ काम करते हैं तो कॉर्पोरेट की भी जो ब्रीच होता है, तो उस ब्रीच को हम लोग इन्वेस्टिगेट करते हैं, उसकी फॉरेंसिक एनालिसिस करते हैं कि ये कहाँ से हुआ रहेगा और कैसे हुआ रहेगा। तो बाद में ये रिपोर्ट जाती है टू द पुलिस, और बाद में उस पर्टिकुलर रिपोर्ट के माध्यम से पुलिस देन स्टार्ट फर्दर देयर इन्वेस्टिगेशन। समटाइम्स इन सिविल मैटर्स हमारे रिपोर्ट डायरेक्टली कोर्ट में जाते हैं। नाउ लेट मी टेल यू, द जज मे नॉट नो ऑल द सब्जेक्ट्स, he knows all in few quarters, but he doesn't know everything in full quarters. तो ऐसे परिस्थिति में we try to give a report to the court which is judicially admissible, easy to interpret, wherein the outcome of that particular case can come from a little smaller time. So banks में अगर हम अब बात करते हैं तो we work on compliance point of view. DPDP Act, which is now coming in, the Digital Personal Data Protection Act. So we have a separate vertical on that where we help the banks to have DPDP Act in place. At the same time, जब आप corporate के बारे में बात करते हो, तो we have the compliance, intermediary rules, guidelines. We do their VAPT. तो ये सब चीजें हम करते हैं। अगर आप educational institutions के बारे में बात करते हैं, तो we do some sort of an awareness program. But साथ साथ में as an individual level, I have developed some curriculum courseware for some universities also. In fact, we were the first one in the country to have the cybersecurity course to be started in India. And that we started with an open university, YCMOU, Yashwantrao Chauhan Maharashtra Open University, in 2006. Okay. And in 2006, we had diploma in cybersecurity. That was the first one we started in the country. And I also want to put on record, we had 99 students. We were one less from the 3-figure mark. And let me also tell you, from that 99 students, almost about like 30-35 are still in contact with me. But most of them are in US and other countries. Why? Because they found that the other countries can give them a better result in terms of their life, in terms of their income. And so they are over there. So it's a brain drain. Right. So they are all working over there. We did all the hard work. We told them that, why don't you work for our country itself? They said, we want to work, but we want our talent to be recognized. So I think that's one of the way, that I want to tell the audience also that don't be disheartened. Now there are so many openings in India also, because India has become the hub of cybercrime. We are the largest user of internet, largest user of mobile phones. We are the largest country as far as cybercrime also is concerned. So don't be disheartened. But only thing is that when we develop curriculum courseware for universities, we develop from a very practical angle. Okay. We don't teach jargons. We make them understand from a practical case study approach, right? That how the security should be there. If the security is breached, how it is to be investigated, how the evidence has to be collected, and most important, how it is appreciated in the court of law. Today, most of the engineers, when I talk to them, they say that I know about cybersecurity. But sorry, if they don't know legal, their knowledge is zero. I talk sometimes to the budding lawyers. They say, we know the legal. I said, if you don't know the technical, your legal knowledge is inadequate. So we try to bridge this gap by developing curriculum which is techno-legal. There is technical also, technology also, and the legal perspective also. All in all, more than 7,500 clients in the last 18, 19 years. All in all, I think we have trained more than 5 lakh people and 11 countries, and still count is going on. But we sincerely hope cybercrime should come to an halt. So because the time where we are moving, we are having very less shortages of manpower who are technically and legally working. But we are trying to bridge the gap to see what the best we could do it. So that's what IQSS and CSE does for the well-being of the people in the cyberspace. Okay, thank you, Dr. Heron. मुझे नहीं लगता कि इससे अच्छी एक्सप्लेनेशन एंड एग्जांपल्स ले लो, और यू कैन से कि जो नॉलेज अबाउट हाउ टू रिमूव फुटप्रिंट्स हमें मिल सकता था. इट वाज ए ग्रेट इनसाइट, और दिस पर्टिकुलर पॉडकास्ट कैन बी फ्लोटेड अराउंड. किड्स भी देख सकते हैं बिकॉज दे आर द हेवी कंज्यूमर्स नाउअडेज.
So great talking to you, and thank you so much for giving insight on this topic. Thank you very Thank much. you. Fred. Thank you very much. Thank you.